हम देख, इसमें मैं आगे की एंट्री करनी है। वही चल रहा, ये देखना। देखो अब हमें एक कॉन्वेंट मोबाइल को पेमेंट करना है, तो बाउचर लेंगे पहले पेमेंट। पेमेंट वाउचर में जैसे किसी को पेमेंट करना होगा तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक है। उसका बैलेंस देखो दिख रहा, 73,170 रुपये। जैसे ही हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया। अब जिस बैंक से पेमेंट करना है उस बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे, क्रेडिट बैंक को, क्योंकि बैंक से पेमेंट जा रहा। और कंट्रोल से कर देंगे सेव। ठीक है। अब उसके बाद सान इंटरप्राइजेस को हमें पेमेंट करना है, इससे उधार माल खरीदा था, पेमेंट नहीं किया, तो सान इंटरप्राइजेस 12,000। इसको भी एसबीआई करंट अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं। तो एसबीआई करंट अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है, पहले 20 लाख रुपए था, अब 4 लाख रुपए रह गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पीके फर्नीचर, इससे भी उधार माल खरीदा था। पीके फर्नीचर कितने का खरीदा? 50,000 का। वो पेमेंट कितना बोल रहे हैं? 50,000 का ही। ये पूरा 50,000 का पेमेंट। ये भी एसबीआई बैंक से। ठीक है, 390 बच गया बैलेंस। फर्नीचर, पीके फर्नीचर का जीरो हो गया। उसके बाद अरियन टेक्नोलॉजी से पैसा में रिसीव करना, तो वाउचर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो देखो अरियन का नाम जैसे हम क्रेडिट में डालेंगे उसका बैलेंस बता देगा, तो कितना आ रहा? 3,26,000 जो हमें उससे लेना है। लेकिन वो पैसा दे कितना रहा? वो दे रहा 2,21,500 और 14,800। दोनों का टोटल कर लेते हैं। मैंने बताया टोटल करने का तरीका, डायरेक्ट हमारी पास वैल्यू है तो जहां पे हमें अमाउंट चाहिए वहां पे ऑल्ट सी दबा दो, ऑल्ट सी। नीचे कैलकुलेटर स्क्रीन में आ जाओगे आप। अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो जो आपको जोड़ना घटाना हो, प्लस का साइन लगा दो कीबोर्ड से, 14,800। एंटर जैसे ही मारोगे तो वैल्यू क्या होगा? ऊपर आ जाएगी, आ गई ऊपर। और इसमें लेंगे एसबीआई करंट अकाउंट। पैसा भी कहाँ आ रहा हमारा? एसबीआई करंट अकाउंट। ठीक है, देखो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पहले 390 हो गया था, अब 2 लाख हमारे पास जब आ गए तो कितना हो गया? 627 हो गया। ये हमने सेव कर लिया। पे जब से मैंने बता रखा बैंक, अगर एंट्री को चेक करना हो हाल की हाल तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। इसमें 90,000 रुपये अभी भी हमारा बैलेंस बच रहा है। उसके बाद एसबीआई बैंक में 5,000 रुपये जमा किए हैं। तो आपको जब कैश जमा करना हो तो क्या किस वाउचर में करेंगे? कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा में क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे। देखो 5,000 बैलेंस थे, 5,000 हमने जमा कर दिए। और किस बैंक में कर रहे हैं? एसबीआई करंट अकाउंट। कंट्रोल से सेव करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या? अभी ये इसमें वो प्रिंट करना उसका पेमेंट एडवाइस, तुमने पेमेंट पहले कर ही रखा, ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना? रिपोर्टिंग, जो नेक्स्ट चैप्टर है, सिक्स चैप्टर की होंगी। तो तीन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट रहती है हमने समझ ली उनके बारे में, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट और स्टॉक समरी, किसी बिजनेस की। उसके अलावा बहुत सारी रिपोर्टें होती हैं, तो वो भी समझ लेते हैं। तो रिपोर्ट में हमारे दो पार्ट होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्ट। और दूसरों को बोलते हैं एमआईएस रिपोर्ट। दूसरे को क्या बोलते हैं? एमआईएस रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट में वो आ जाते हैं हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब क्या होती है? फाइनेंशियल रिपोर्ट। और जो हमारी एमआईएस रिपोर्ट होती है वो कौन सी होती है? उसमें आ जाएगा हमारा कैश बुक, बैंक बुक, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, जनरल रजिस्टर। जो एमआईएस रिपोर्ट रहती है उसे बोलते हैं फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि मैनेजमेंट है, अब मैनेजमेंट को जानकारी चाहिए किसी चीज की, तो कैसे मिलेगी? एमआईएस से मिलेगी। और फाइनेंशियल रिपोर्ट से हमें किसकी मिलेगी? पैसे संबंधित फाइनेंस की जानकारी मिलेगी।
तो ये फाइनेंशियल जो रिपोर्ट है वो एक तो कंपनी के लिए खुद भी होती है, और दूसरा अगर दूसरे स्टॉक होल्डर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप स्टॉक खरीद सकते हो उसके, तो जो स्टॉक होल्डर है उनको भी देनी पड़ती है उसे, लेकिन एमआरएस नहीं देनी पड़ती। एमआरएस उनकी खुद के लिए रहती है। बाकी फाइनेंशियल रिपोर्ट सामने वाले को देनी पड़ेगी, तभी वो डिसाइड कर पाएगा कि मुझे इस कंपनी में पैसा लगाए रखना, ये पैसा निकाल देना है कि नहीं। और, और जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो हमारी सारी रिपोर्टें क्या बनानी पड़ती, अलग अलग बनानी पड़ती। लेकिन जब हम टैली का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी रिपोर्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं, हमारी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी। जैसे आपने एंट्री की, बैलेंस शीट बनाई क्या, प्रॉफिट लॉस बनाया क्या, स्टॉक समरी बनाई क्या। अगर मैनुअल करते तो हमें बनाना पड़ता कि ये इतने पीस खरीदे, फिर इतने बेचे, फिर इतना अंतर था इसलिए इतना मुनाफा निकला, वो परसेंटेज उसकी कैलकुलेट करनी पड़ती। उसके बाद बचा कितना वो भी आपको माइनस माइनस करके निकालना पड़ता कि मेरे पास ओपनिंग था, मैंने खरीदा, माइनस उसमें से बेचा, वो बच गया मेरा क्लोजिंग। लेकिन टैली से फायदा क्या हो रहा, हमने सिर्फ एंट्री की है, रिपोर्ट पार्ट ऑटोमेटिक टैली कर देता है। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया होगा, टैली में सिर्फ आपको क्या करना, आपको एंट्रीज करनी होती है, ठीक है। पहले तो ट्रांजेक्शन को समझना होता है सबसे पहले, ट्रांजेक्शन को समझना, आइडेंटिफाई करना है, उसके उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। बाकी जो रिपोर्ट क्रिएट का पार्ट है वो कौन करता है, टैली खुद ब खुद करता है। आपको उसके बाद रिपोर्ट को पढ़ना आना चाहिए। तो देखो का नाम है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस मैंने बताया था क्या यूज होता है ट्रायल बैलेंस का, ध्यान है किसी को, ट्रायल बैलेंस का यूज क्या होता है, स्टार्टिंग क्लास में हमने पढ़ा होगा। नहीं, देखो ट्रायल बैलेंस का यूज होता है कि आपने जो लेजर में पोस्टिंग की है, मतलब पहले हम बनाते हैं जनरल, जनरल से भी लेजर बनाते हैं, तो उसमें जो डेबिट क्रेडिट किया वो प्रॉपर किया कि नहीं किया, कोई खाता छूट तो नहीं दिया डेबिट क्रेडिट करने से, ये एक ही में एंट्री कर ली। जैसे हम दो खाते प्रभावित होते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, माल खरीदोगे बेचोगे, बैंक पैसे जमा करोगे निकालोगे, दो होंगे, वो आपने एक तो नहीं कर दिया। तो इस मिस्टेक को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस यूज करते हैं। वो पहले क्या था, कंप्यूटर था नहीं ना कैलकुलेटर था, तो दिक्कतें ज्यादा आती थी, कंफ्यूजन ज्यादा होते थे, ठीक है, तो वो बनाना मैंडेटरी होता था। आज की डेट में तो कंप्यूटर के अंदर करें तो गलतियां उतनी नहीं होती, लेकिन उसका यूज दूसरा। अब हम देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस हमें कहाँ मिलेगी, देखो कुछ रिपोर्टें जो फेमस रिपोर्टें आपको बाहरी मिल जाती हैं, ठीक है। अब आपको ज्यादा रिपोर्टें चाहिए हो तो एक तो सिंपल शॉर्टकट रहता है आपके पास, गोटू। गोटू को हम बोलते हैं टैली का गूगल। कुछ भी आपको चाहिए हो रिपोर्ट से रिलेटेड, या कोई आपको स्टेप में जाना हो, जैसे आपको लेजर बनाना हो, यहाँ अल्टर क्रिएट में बना सकते हो, ठीक है। कोई एंट्री करना हो और देखो डायरेक्ट यहीं से एंट्री कर सकते हो, किसी भी आप सिचुएशन में हो वहां से कर सकते हो। आपको क्रिएट करना, क्रिएट अल्टर करना, और डिटेल देखनी हो मोर, ठीक है। अब ऐसे हम इसमें ट्रायल बैलेंस डाल सकते हैं, ये हमने डाला ट्रायल, ये आ गया कॉमन रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो हमने इसमें एंटर मार दिया तो ये रिपोर्ट हमारे सामने आ गई, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या, हमें जाना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में गए तो देखो आ गई रिपोर्ट, ये देखो दो दो पार्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है अकाउंटिंग रिपोर्ट और दूसरा आ रहा है इन्वेंटरी रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट जो अकाउंट से संबंध रखती है, इन्वेंटरी जिसमें स्टॉक प्लस माइनस घटाया, हमने कितना खरीदा उसकी जानकारी होगी, ठीक है। तीसरी है स्टेचुरी, वो एक है एक्सेप्शन रिपोर्ट, ये चार पार्ट में है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस को, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस आ जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट जैसी डिटेल आएगी इसकी, लेकिन बैलेंस शीट में क्या खर्चा नहीं आता, इसमें आपके पूरे डेबिट क्रेडिट सारे लेजर आएंगे, बैलेंस शीट के भी आ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के भी आ जाएंगे। तो आप ऑल्ट F1 दबाओगे, ऑल्ट F1 की आपको पता है यूज किया है इसका, डिटेल देखने के लिए, किसी भी रिपोर्ट की देखनी हो ऑल्ट F1 दबा दो, ये ऑल्ट F5 दबा दो, दोनों में से कुछ भी दबा दो, आपका काम हो जाएगा। अब आपके सामने ये रिपोर्ट आ गई, देखो एक साथ पूरे डेबिट के ट्रांजेक्शन, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये तो खर्चे भी आ गए, इनकम हुई है वो भी आ गई, परचेज भी आ गया, सेल भी आ गया, और जो आपने लोगों से पैसा ले दे रखा वो भी आ गया। अब देखो इसमें एक चीज, इसमें ग्रुप आ रहे हैं, ग्रुप आ रहे हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे संडी डेप्टर, तो यहाँ पे नाम नहीं आ रहा किसका, तो इसका अगर नाम हमें देखना हो तो इसके लिए शिफ्ट प्लस एंटर मारेंगे, इस पे क्या मारेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर। तो शिफ्ट प्लस एंटर मारने से क्या हो गया, ये डिटेल खुल गई अंदर की। अब यहाँ देखोगे तो हमने जोन बनाए हुए थे, मतलब सब ग्रुप बनाए थे। मेन ग्रुप का नाम क्या है, डेप्टर्स, संडी डेप्टर्स। और सब ग्रुप का नाम क्या है, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। तो देखो ईस्ट जोन में तो कोई वैल्यू है नहीं, साउथ जोन में है, तो एंटर मारेंगे,
देखो अंदर की वैल्यू दिख रही है आपको, एंटर मारेंगे तो अंदर की वैल्यू दिखेगी। वो आपको बाहरी इस वैल्यू को दिखाना हो तो इसमें शिफ्ट प्लस एंटर मारना पड़ेगा। इसकी डिटेल लिखने के लिए। हाँ, जैसे शिफ्ट प्लस एंटर मारा तो क्या उसके अंदर की डिटेल भी बाहर आ गई। देखो मेन बता रहा है बैलेंस कि साउथ जो जोन है उसमें बैलेंस कितना 2,45,000 है। अब किस व्यक्ति का कितना, तो पूजा इंटरप्राइज का 1,55,000, और 90,000 किसका, आर्यन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये टोटल वैल्यू यहाँ पे इतनी आ गई। अब जैसे कैश एंड है तो कैश एंड भी डिटेल नहीं आ रही, इसमें सिट प्लस एंटर मार दो, डिटेल आ जाएगी आपके पास। पेटी केस बचा हुआ, मेन केस मैंने बैंक में जमा कर दिया था। और उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट भी दो थे। यहाँ पे सिर्फ बैंक दिखा रहा, अभी नहीं बता रहा कितने बैंक अकाउंट है, तो यहाँ सिट प्लस एंटर मार दो। ठीक है, तो इसमें अगर कोई ग्रुप है सिर्फ ग्रुप में होगा ये, जैसे आप प्रॉफिट लॉस किए हैं तो ये तो ग्रुप है नहीं, एंटरटेनमेंट लेबर इन पे मारोगे कुछ नहीं होगा। जो ग्रुप है उसके अंदर की डिटेल देखनी हो ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो क्या हम शॉर्टकट की यूज करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, वो अगर सिर्फ एंटर मारते तो क्या होता, वो अंदर की डिटेल दिखा देता, लेकिन बाहर नहीं दिखाएगा फिर आपको रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट में ही देखनी है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, हमें यहाँ पे देखो F5 नाम की शॉर्टकट की मिल रही है। क्या मिल रही है, F5। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप हट जाएगा, लीजर लीजर देखेंगे, देखो लिखा है लीजर वाइज, ये कर दिया। अब इसमें ये है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप इससे भी काम चला लोगे, लेकिन अगर ग्रुप में कंफ्यूजन है तो फिर ये रहेगा कि ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। बाकी देखो यहाँ लीजर दिख रहे हैं पूरे आपको, कोई भी ग्रुप नहीं दिख रहा, लीजर दिख रहे हैं। जैसे जो इनकम वाले हैं, जो डेबिट वाले हैं वो एक साइड आ रहे हैं, क्रेडिट वाले एक साइड आ रहे हैं, देखो। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। तो ट्रायल बैलेंस यूज क्या आप इसके लिए कि आप देखना चाहो पूरी रिपोर्ट एक बार में, कि भाई आपके खर्चे क्या क्या हो रखे हैं, क्या क्या लेजर बने हुए हैं, किन लोगों से कितना लेना कितना देना, तो एक बार में पूरी आपके पास डिटेल आ जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या ट्रायल बैलेंस है। अब इसमें देख लेते हैं बुक में क्या बोला उन्होंने। देखो ये मैंने आपको दिखाई दिया, आपको लेजर वाइज देखना हो तो अभी लेजर है, फिर यहाँ ग्रुप वाइज दिखाएगा। वो जब ग्रुप ग्रुप में होगा तो कि लेजर वाइज आएगा। हाँ, ऑटोमेटिक चेंज रहता ठीक है। है, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब हमें रिपोर्ट मंथली बेसिस पे देखनी है, वेबसाइट दे रखा, तो आपको जो रिपोर्ट आ रही है वो कैसी आ रही है, मंथली बेसिस पे आ रही है। अब एक ही मंथ में हमने एंट्री की है सारी, हाँ। अलग अलग मंथ की होती तो अलग अलग बताता कि अलग मंथ में डेबिट क्रेडिट क्या हुआ। तो वो सामने इस तरीके से रिपोर्ट आ जाती है। आपको मान लो जिस महीने का देखना, उस महीने पे एंटर मारो तो उसी महीने की आपको डिटेल दिखेंगी, आपको दूसरे महीने की नहीं दिखेंगी। उसके बाद हम इसको समरी वाइज देखना चाहें, ये तो मैंने देख लिया। हाँ, अब इसमें हम जैसे F12 की का यहाँ भी यूज कर सकते हैं। वैसे ऑटोमेटिक ही आ रहा, खुद ही क्या आ रहा है कि जैसे देखो डेबिट आ रहा, वो बैलेंस आ रहा है। वो बैलेंस साइड में आ रहा है। बैलेंस का मतलब क्या, बच गया जो, जिस स्टॉक का, डेटर्स का, हमारे जो बैलेंस थे हर एक चीज का, वो वन बाय वन इसमें इस तरीके से बताएगा। तो ये हमारी ट्रायल बैलेंस। उसके बाद चलते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखो, एक तो आपको यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, एक तो आपको बाहर मिल जाएगा। दूसरा तरीका आपको पता है, गो टू में जाके टाइप कर दो, आपके सामने आ जाएगा। जब सामने बाहर ही है तो अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं है। हम आगे Alt F1 या Alt F5 की आपको प्रेस करनी पड़ेगी जिससे आपको डिटेल दिखे, है कि नहीं। अब डिटेल में देखो, आपको दिख रहा आपने माल कितने का खरीदा, वो दिख रहा, आपने माल कितने का बेचा वो दिख रहा आपको, आपने अगर कोई डायरेक्ट इनकम प्राप्त की है तो वो दिख रही है, जो माल बिकने से बच गया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई इनकम होती है और ब्याज म्याज की तो यहाँ नीचे आती है, हुई नहीं है, इनडायरेक्ट इनकम जीरो है। उसके बाद इनडायरेक्ट जो खर्चे हुए हैं आपके वो यहाँ पे आएंगे, ये आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं। इसको सब घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। देखो 93,000 का हमें क्या हो रहा, नेट प्रॉफिट हो रहा। अब ये देखो ऊपर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 177 का, 170 में 84 के हमने खर्चे घटा दिए, तो वो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और ये नेट प्रॉफिट जो है ये कैपिटल में जुड़ता जुड़ता जाता है। सुना होगा, लोग के सुना होगा कि काफी पूंजी इकट्ठी कर ली, तो पूंजी इकट्ठी करने का तो यही होता है कि जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें कुछ पैसे लगाए थे 20 लाख रुपए, अब हर साल जो आप मुनाफा कमाओगे तो आपकी पूंजी उससे बढ़ती जाएगी। 20 लाख थी, अब 20,93,000 हो गई। अब ये हो सकता है एक ही महीने का हो,
साल भर में करेगा तो 8 लाख 7 लाख की हो जाएगी, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, उसमें जो घर खर्चा आप निकालोगे वो लेस हो जाता है। तो ये बैलेंस शीट होगी। प्रॉफिट लॉस हो गया। अब प्रॉफिट लॉस में क्या, कि हम एक तो इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट चेंज। देखो अभी जो आर आई से बोला जाता है हॉरिजॉन्टल, ऐसा जो हॉरिजॉन्टल, अब हम ऐसे में कर सकते हैं वर्टिकल में। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उनकी सारी वर्टिकल में रहती हैं। वर्टिकल में रहती है। उसका रीजन ये है कि वो उन्हें 2-2 साल की रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, 2 साल की। तो जैसे एक साल की वैल्यू फिर दूसरे साल की, तो सेम ऐड रहेगा। इस साल में कितना खर्चा हुआ, वो पिछले साल में कितना खर्चा था, वैसे करके उनको देना पड़ता है। तो ये वर्टिकल में आ गया। अब वर्टिकल में क्या हो गया, आपको ऐसे में देखना है कि नहीं। प्रॉफिट लॉस सारी चीजें वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी, है कि नहीं। देखो ये आपकी सेल आ गई पहले, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब वही परचेज, सेल, आपकी ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद ये आपके एक्सपेंसेस, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो लेस हो गए, और नेट हमारा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो देखने में थोड़ा सुविधाजनक होती है इसलिए। बाकी नॉर्मल जो फॉर्मेट है, अगर कोई पार्टनरशिप है प्रोप्राइटरशिप है तो उसका कौन सा चलता है, हॉरिजॉन्टल। यहाँ से दोबारा चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें भी F12 दबाओगे आप। F12 का मतलब होता है एक्स्ट्रा, कोई आपको एक्स्ट्रा फीचर देखना हो, एक्स्ट्रा चीज चाहिए, वो आपको मिलेगी। तो जैसे आपको परसेंटेज चेक करना प्रॉफिट का, ये भी ग्रॉस परसेंट क्या था और नेट क्या था। तो इसको यस कर दो, देखा 100%। वो कंट्रोल की प्रेस कर दो, तो अब आपको परसेंटेज बताएगा कि परसेंट वाइज आपका सेल का कितना है, और उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया हमने, नेट प्रॉफिट कितना कमाया, खर्चा कितना परसेंट हुआ, वो सब आपको डिटेलिंग आ रही। ठीक है, ये ग्रॉस निकल के आ गई, उसके बाद ये नेट निकल के आ गई, उसके बाद आप खर्चा देखें, इनडायरेक्ट खर्चा कितना परसेंट हुआ वो भी बता रहा है आपको, डिटेलिंग आ गई। स्टॉक कितना परसेंट निकला आपका टोटल परचेज के हिसाब से, तो वो भी आपको बता रहा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हमने और डिटेल देख ली। अब इसमें देख लेते हैं इन्होंने कुछ और हमने कर लिया। हाँ, एक पीरियड वाइज भी देख सकते हैं। पीरियड वाइज क्यों, पीरियड वाइज इसलिए कि जैसे मान लो ये मुनाफा आ रहा है मेरा इतने टाइम का, अब हमने तो कमी एंट्री कर रखी है, मतलब एक ही महीने में की है, एक ही तारीख में करी है। अगर अलग अलग महीने में की होती, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस महीने मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, तो मुझे यहाँ पे ऑल्ट F2 यूज करनी है। ऑल्ट F2, ऑल्ट F2 होती है चेंज पीरियड। जैसे डेट चेंज करनी हो, हाँ, तो हम F2 दबाते हैं। लेकिन अगर आपको पीरियड चेंज करना, पीरियड मतलब होती है अवधि, तो वो ऑल्ट के साथ F2 दबाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं डाल देता वो तारीख जिस जिस दिनों का मुझे डिटेल देखना है। मैं 5 दिन का देख सकता हूँ, एक दिन का देख सकता हूँ। वो पीरियड मैं डाल दूंगा कि भाई 1 तारीख से 10 तारीख तक का, या 1 जनवरी से 30 जनवरी तक का। तो वो ना आगे का दिखाएगा ना पीछे दिखाएगा, उसी बीच का दिखाएगा। तो इस बीच में मैंने माल खरीदा क्या था, बेचा क्या था, कोई इनकम मुझे मैंने क्या खर्च किया, तो उस पीरियड में मुझे कितना मुनाफा हुआ वो सामने आपको बताएगा। ऐसे आप किसमें चेक कर सकते हो, स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में तो लास्ट की डेट पे बताता है, लेकिन आपको बीच का चेक करना कि भाई इन दो बीच के महीनों में मुझे कितना मुनाफा हुआ, तो आप वो भी इसमें टैली में कर सकते हो। मैनुअल में ये डिफिकल्ट काम हो जाता है। मैनुअल में क्या करना पड़ता, अलग से बनाने पड़ते पूरी कागज। आपने बना ली पहले 6 महीने के, आप सामने वाले ने कहा ये मुझे हर महीने का प्रॉफिट चाहिए, फिर आप क्या करोगे, उसे महीने बाई महीने जोड़ोगे। लेकिन टैली में ये दिक्कतें नहीं है, आपको बस डेट डालनी है, दिन का महीने का आपको हल्के निकाल के देते हैं। तो इसका भी हमारा खत्म हुआ। अब देखो बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में चलते हैं। अब बैलेंस शीट भी हमें पता है, बैलेंस शीट का यूज। बैलेंस शीट में हमारी डिटेल आ रही है कि हम पे संपत्तियां कितनी हैं, उधारी हम पे है क्या। देखो इस पे कुछ भी उधारी नहीं है, मतलब ये बहुत अच्छी बिजनेस है। अब कोई अगर लोन लेने जाएगा बैंक वाला हर लोन दे देगा, क्यों, 20 लाख की खुद की कैपिटल है उसको, मुनाफा भी हो रहा, और जो पैसा उसके बाद बैंक में ही पड़ा हुआ है कि नहीं, उसके बाद संपत्ति भी है 3 लाख रुपए की। अगर इस पे मतलब 25 लाख का लोन होता, फिर क्या, मतलब खुद की 20 है और 25 लाख का लोन है, कैपिटल भले होती लेकिन वो किससे होती, लोन की होती। तो सामने वाला जब लोन देगा तो उसमें देखेगा कि वो जो कमा 93 हजार आ रहा है ना, 93 हजार में से उसकी वैल्यू निकलनी चाहिए जो ईएमआई देगा। वो ईएमआई क्या होती है, आपकी जो इनकम है उसकी आधी, आधी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आधी से ज्यादा है तो मतलब आगे जाके वो डिफॉल्टर बन जाओगे। इसलिए ईएमआई जो रहती है, जो भी आपकी इनकम है उससे आधे अमाउंट की रहती है, हाईएस्ट। बाकी कम रहे तो रही। अब देखो ये बैलेंस शीट आ गई हमारी। अब बैलेंस शीट में हम क्या क्या देख सकते हैं, एक तो इसका वही हम चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल। देखो वर्टिकल फॉर्मेट में आ गई।
वर्टिकल फॉरवर्ड में दे सकते हैं। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल आपको चेक करनी हो तो इसको यस कर सकते हैं, बेसिस ऑफ वैल्यू में जाएंगे और यस कर लेंगे वर्किंग कैपिटल। और जैसे आपने वर्किंग कैपिटल यस किया तो फिर वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा वर्किंग कैपिटल क्या है। देखो वर्किंग कैपिटल मतलब होता है जो आपने पैसा बिजनेस के लिए लगा रखा, मशीन नहीं छोड़ गए, जो आपने लिक्विड में रखा पैसा कि उसका यूज करके हम क्या करेंगे, बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो देखो जैसे आपका स्टॉक पड़ा है, तो उसको बेच के बेचते हैं, उसको हम स्टॉक को खरीदते बेचते हैं। आपके पास जो लोगों से पैसे लेने हैं वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल, उनसे पैसा लो और कुछ भी आपको करना है, काम कर सकते हो। कैश पड़ा हुआ तो है ही, उसके अलावा बैंक पड़ा हुआ है ही। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है हमारा, कि जो हमारी टोटल संपत्ति है करंट, उसमें से हम क्या घटा देंगे, फिक्स एसेट को हटा देंगे। तो जो हमारी नेट बचेगी, और अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी भी लेस हो जाएगी। लाइबिलिटी हमारी कुछ है ही नहीं, ये क्या आ रही है, मतलब 17,93,000 की आ रही है। क्योंकि 3 लाख हमारा क्या है, वो 20,93 है, लेकिन 3 लाख की हमारी फिक्स एसेट है, तो वो वर्किंग कैपिटल में काउंट नहीं होगी। ठीक है। तो लेस हो गई। हाँ, तो वो अलग ही लेस होगी, उसमें जो लिया ही नहीं इसमें। तो करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो जो आया निकल के आगे वो आपको क्या, वर्किंग कैपिटल। तो वो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं, टैली आपको खुद निकाल के दे रहा। देखते हैं अगर एक बार होता है। वर्किंग कैपिटल को बता। तो वर्किंग कैपिटल देखना हो, एक तो मैं नॉर्मल बोल जाता हूँ पहले तो। अभी मुझे वर्किंग कैपिटल नहीं पता चल रही है मुझे, अगर अभी तो, क्योंकि इसमें हालांकि निकालना इजी है, डायरेक्ट दिख ही रहा 17,93,000, लेकिन जब ज्यादा वैल्यू होती है तो कंफ्यूजन होती है, लोन भी हो हमारे। तो उसके लिए फिर हम जाते हैं बेसिस ऑफ वैल्यू पे। कहाँ जाएंगे, बेसिस ऑफ वैल्यू पे। वो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो ये मिल जाएगा तुमको आराम से देख के। और कल ही आपको मिलेगा फ्री करने के लिए कि आप देख के आओ, जो करना हो सिस्टम के साथ वो करो, समझना हो मुझसे समझ लो, जिसमें दिक्कत आ रही है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर हो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। देखो वर्किंग कैपिटल इसमें मैंने यस किया, जैसे आप उसको यस करोगे तो आपको फिर क्या आ गया, लेस कर देना होता है। हाँ वर्किंग कैपिटल बताएगा। देखो अब मैं, लाइबिलिटी कुछ थी नहीं इसलिए देखो ब्लैंक आ रहा। अगर होती है ना बिजनेस में। स्टार्टिंग में मैं बता रहा था, आपने बोला था उसको ये नो करने के लिए। किसको, वो मैंने जो बनाई हाँ थी। हाँ, वो जो तुम्हारा इस साइड आ रहा था क्रेडिटर, हाँ हाँ। क्रेडिटर इस साइड क्यों आ रहा था, क्योंकि वो वर्किंग कैपिटल के लिए उसको लाइबिलिटी को लेस कर रहा था। हाँ लाइबिलिटी को लेस कर रहा था तो ऐसे साइड आएगा तभी आएगा ना। तो ये हमारा बैलेंस शीट, जो इतने सारे बटन दिए, हर बटन का कुछ ना कुछ यूज है। वो तो प्रॉफिट लॉस में हमने देखा, इसमें भी आप परसेंटेज चेक कर सकते हो कि ओवरऑल परसेंटेज क्या है इनके। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल जो आपकी वो है वो कितनी है। जैसे अभी देखें तो हमारी जो 100% है बैलेंस शीट, तो 100% की हमारी कैपिटल कितने की है, 95 की है फिलहाल। प्रॉफिट ओवरऑल कितना है इसके हिसाब से 4.46% का। अपने जो पैसा है वो अपने यूज के जैसे कर रखा, तो 14.33% डाल रखा फिक्स एसेट में, और बाकी 85% वर्किंग कैपिटल में। तो यहाँ भी आपको परसेंटेज बता देता हूँ। वर्किंग कैपिटल में आपको खुद- अब चलते हैं आगे रिपोर्ट, कैश फ्लो फंड फ्लो आया कैसे और बिजनेस में पैसा गया कैसे। ये आपको चेक करना हो तो इसके लिए जाना पड़ेगा कैश फ्लो में। वो आउटफ्लो किन चीजों से, मतलब किन चीजों से पैसा आया, वो किन चीजों में पैसा गया। तो वो आपको ये तो मोर डिटेल में मिलेंगी जाके के पास आएगा। आप जैसे कैश फ्लो में गए तो देखो ये बता रहा है डिटेल आपको। इनफ्लो कहाँ से आया, हमारे पास पैसा कैपिटल से आया, और जिनको हमने उधार माल बेचा था उनसे आया। वो पैसा हमारा गया कहाँ कहाँ, माल खरीदने में गया, ठीक है, डेटर्स को पेमेंट करने में गया, उसके अलावा हमारे जो खर्चे हैं उनमें हमारा पेमेंट हुआ। समझ में आ गया, ये हमारा कैश फ्लो। अब देखिए इन्होंने इसमें क्या, यहाँ पे देखो लिखा कॉलम, कॉलम वाइज में रिपोर्ट ले सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ, कॉलम के हिसाब से। तो मैंने इसमें किया ऑटो कॉलम। देखो तो आपको जैसे मंथली देखनी हो, वीकली देखनी हो, डेली देखनी है, आप ईयरली आप ले सकते हो। तो जैसे मैं इसमें ले लेता हूँ, वीकली ले लेते हैं, बनाएंगे नहीं क्योंकि अपनी एक ही महीने की गिनती की है।
अब देखो अपन एक ही वीक में सारी एंट्री करी है, इसलिए एक ही वीक में दिखा रहा, वरना वो वीक वाइज दिखाता आपको कि मतलब इस वीक में कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो देखो हमारा फर्स्ट वीक में पूरा काम हो गया था, तो ये बता रहा है कि ये देखो ये पैसे यहाँ आए वो यहाँ चलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो, उनमें यही होता है, उनमें देखना पड़ता है, उन्हें कंपनियां बंद हो जाती हैं अगर प्रॉपर कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं, मतलब आपका पैसा आ कितना कम, वो ज्यादा रहा तो फिर क्या, कंपनी आगे बंद करनी पड़ेगी, पैसा है नहीं भैया। तो वो मैनेज होना चाहिए कि प्रॉपर आए और प्रॉपर तरीके से हम उसको पेमेंट भी कर सकें। तो यहाँ आपको देखो अलग अलग रिपोर्टिंग बताएगा। यहाँ पे तो एक ही में हमने पूरे निपटा रखा, अलग अलग में होती तो अलग अलग में बताता कि इतने दिनों में 7 दिन में, वीकली है ना, तो 7 दिन में इन लोगों से इस हेड से पैसा आया और इस हेड से पैसा चला गया, अलग अलग डिटेलिंग के हिसाब से। आप पहले देखना, आप पहले देख सकते हैं, लेकिन देखो इसने अलग अलग वैल्यू वही है, लेकिन वो अलग अलग में डिवाइड होके आ रही है, भाई इधर इतना इनफ्लो हुआ, इधर इतना इनफ्लो हुआ। उसके बाद हमारा फंड फ्लो है, फंड फ्लो देख लेते हैं। ये फंड फ्लो की रिपोर्ट है। तो देखो फंड फ्लो में क्या, हमारा कैपिटल आ गया और नेट प्रॉफिट आ गया और फिक्स एसेट, ठीक है। बाकी लेस करके बचेगा वो हमारी क्या, वर्किंग कैपिटल। तो यहां से भी आप अपनी वर्किंग कैपिटल चेक कर सकते हो कि वर्किंग कैपिटल के लिए कितना हमने पैसा निकाल रखा, अलग रिजर्व रख रखा, ठीक है। फंड की क्या स्थिति है आपके पास, तो फंड का यूटिलाइजेशन बताता, ये क्या बताता, फंड का यूटिलाइजेशन, कि आप पे फंड था 20,93,000 का प्रॉफिट जोड़ के, उसमें से आपने जो वर्किंग कैपिटल के लिए बचा आपके पास 17,93,000, 3 लाख रुपए आपने डाल लगा फिक्स एसेट में। इसमें भी लाइबिलिटी होती तो वो लेस हो जाती। फंड के बाद क्या, पेमेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव भी क्या बताएगी हमें कि हमें पेमेंट किन लोगों से हुआ, वो हमने किन लोगों को, किन लोगों से पैसा रिसीव किया। तो उस रिपोर्ट को देख लेते हैं। देखो तो एक तो हम इसको गोटू में जाके देख सकते हैं, पेमेंट रिसीव यानी पेमेंट रिसीव रिपोर्ट। तो इन लोगों से हमें पैसे मिले, वो इन लोगों को हमने भुगतान किया। अब इसमें देखो लीजर भी मिल रहा है, वो क्या मिल रहा, लीजर वाइज। जैसे आपने F5 दबाया तो अब आपको क्या आ रहा है, लीजर वाइज आ रहे हैं, देखो बकायदा नाम लिखे आ रहे हैं कि इन लोगों ने पैसा दिया, रिसीव हुआ इन लोगों से पैसा, वो इन जो हेड है हमारे, इन हेडों में पैसा हमारा गया, वो हमारा जो फंड बच गया, पैसा बच गया, वो नीचे क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग में आ रहा, मतलब बैंक बैलेंस आएगा यहाँ पे, क्या आएगा क्लोजिंग में, बैंक बैलेंस, बैंक और कैश, ठीक है। इसका ज्यादातर यूज क्या होता है, मैंने कहा ना गवर्नमेंट भी अकाउंट बनाते हैं, गवर्नमेंट कंपनियां या फिर गवर्नमेंट संस्थान, स्कूल है कॉलेज है, वो ऐसे बनाते हैं। उनको तो इनकम के लिए काम नहीं कर रहे हो, तो उनका क्या रहता है कि गवर्नमेंट फंड देती है, रिसीव में ले लेते हैं उसको, और जो भी खर्चा करते हैं वो पेमेंट में ले लेते हैं, बस यही काम रहता है कि नहीं। बस वो बैलेंस शीट बना लेते हैं एक और, उनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी नहीं बनता। उनका जो होता है उसे बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर, क्या बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम कितनी करी, मतलब मिली आपका, एक्सपेंस क्या किया, प्रॉफिट से मतलब ही नहीं उनको। कुछ बच जाता है तो उसे वो रिजर्व सरप्लस में ले लेते हैं, उसे बोलते हैं इनकम ओवर एक्सपेंसेस। एक तो इसको गोडू से ले लिया था, पर वो बाहर से कहाँ से मिलेगी? बाहर से लेने के लिए देखो इसमें स्टेप दिए हैं, बाहर से देने के लिए आपको जाना है कैश फ्लो में। देखो जब आप कैश फ्लो में होंगे तो वहां पे आएगा रिलेटेबल रिपोर्ट, तो कैश फ्लो में, अब कैश फ्लो में कंट्रोल एच, ये दबाया, अब कंट्रोल एच दबाने के बाद देखो कंट्रोल, ये किया, ये आ रहा रिलेटेड रिपोर्ट, मतलब इससे रिलेशन लगती है। तो रिलेटेड रिपोर्ट में कहाँ आ जाएगा हमारा, रिसीव पेमेंट आ, ये रिसीव पेमेंट आ, ठीक है।
और नहीं तो गो टू में जाके कोई भी रिपोर्ट टाइप करो, वो आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। इसमें ये फायदा है, लेजर वाइज भी देखना तो लेजर वाइज दिख जाएगा। ठीक है। अभी तो इजी हो जाता काम आपको बनाना। रिसीव पेमेंट भी बनकर तैयार हो गया, मतलब आपने सिर्फ एंट्री की थी। और मैनुअल इतना काम करते बहुत टाइम लगता, वो सब टाइम आपका टैली ने बचा लिया। इसलिए उन्हें बुक कीपर अकाउंटेंट उसको सारी चीजें पता है, ये चीजें होती है। जिसकी वो जॉब कर रहा, उसको बस उसको देना आज का हिसाब कि मैंने कितना खरीदा, क्या माल बेचा, क्या नहीं करा, वो बाकी डिटेलिंग से उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो अकाउंटेंट है उसको सारी चीजें ये है, क्योंकि उसकी वर्किंग क्या है, उसको अकाउंटेंट का लास्ट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रिपोर्ट तैयार करना बिजनेस के लिए, ताकि उसके हिसाब से वो बिजनेस के डिसीजन ले पाए। रिसीव पेमेंट आपको दिखा दिया। ठीक है। अब देखो उसके बाद बारी आ रही है एमआईएस की। किसकी आ रही है, स्टॉक समरी। आपको पता काम लेगी, भारी मिल जाएगी स्टॉक समरी तो, ऐसे नहीं। ये स्टॉक समरी आ गया आपके साथ। अब देख लेते हैं इसमें। तो देखो ये मैंने आपको बता रखा तरीका। और ये ओपनिंग, ओपनिंग कुछ है ही नहीं, तो ना भी यस करो तो चलेगा, और यस करनी हो कर लो। इनवर्ट आउट, ये पूरी जानकारी दे देगा आपने खरीदा कितना, बेचा कितना और बचा कितना। और प्रॉफिट भी चेक करना हो तो F5%। ठीक है। अब आपको मंथली रिपोर्ट चेक करनी है तो मंथ वाइज बता देगा किस मंथ कितनी है। अब हमारे पास एक ही मंथ में, इसलिए एक ही मंथ में डाटा आ रहा है, नहीं तो अलग अलग मंथ में आता है, फिर अलग अलग मंथ में आके एंटर मारेंगे, फिर ऐसी रिपोर्ट आएगी सामने निकल के। ठीक है। फिर डिटेल में देखना, ऑल टाइप फाइव दबा दो सारा काम। ठीक है। तो हम रिपोर्ट को कई तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आइटम वाइज मंथली देखना हो तो मंथली कर दो उसमें। आइटम वाइज किस तरह की? आइटम वाइज कैसे, ये आइटम वाइज नहीं आ रहा, आसूस पीछे, प्रॉफिट, बचा हुआ। बचा हुआ कुछ है ही नहीं इसलिए जीरो। ये आइटम वाइज होता है। और वैसे हम बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस में देखते हैं तो वो डायरेक्ट टोटल दिखता है, टोटल इतना कमाया। आप उसमें ये नहीं बोल सकते इस आइटम पे इतना कमाया, वो देखना हो तो कहाँ देखेंगे, स्टॉक समरी में। हर रिपोर्ट का अलग अलग यूज है। तो ये हो गई हमारी स्टॉक समरी। ये फॉर्मूला बता रहा है कैलकुलेट करने का, मतलब जो ठीक है। अब आप गोडाउन समरी, तो हम जाएंगे, ये तो देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ये पर गो टू जाके टाइप कर देते हैं, जाएगा गोडाउन समरी। गोडाउन समरी में क्या होगा कि भैया किस गोडाउन में कितना माल पड़ा होगा ये देखना है आपको। बेंगलोर में गए, बेंगलोर की स्थिति है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली में गए, दिल्ली लोकेशन पे ये वाला स्टॉक पड़ा हुआ। तो गोडाउन वाइज गोडाउन में एनालिसिस करते हैं किस गोडाउन में क्या माल पड़ा हुआ। ठीक है। तो ये हो गई आपकी गोडाउन और स्टॉक समरी दोनों। क्वेरी का यूज होता है कि आप किस खरीदा, किससे था, किस भाव में खरीदा था, और फिर अभी बेचा, फिर किसको किस भाव में बेचा, और किस गोडाउन में पड़ा हुआ, कितना माल पड़ा हुआ। तो ये सारी चीजें हमें मिलती है स्टॉक समरी में। तो स्टॉक क्वेरी कहाँ मिलती है, स्टॉक क्वेरी में। स्टॉक समरी में तो डिटेल मिल जाती है, लेकिन ये नहीं मिलती किस व्यक्ति से कितना खरीदा, वो फिर एक एक की एंटर मार के देखनी पड़ेगी अलग से। तो आप गो टू में जाओ, टाइप करो स्टॉक क्वेरी, तो समरी, समरी के नीचे मिल जाएगा स्टॉक क्वेरी। अब जिस आइटम, हम भी एचपी का देख लेते हैं, ये आ गया एचपी। तो देखो एचपी वाला हमने खरीदा किससे, जी से खरीदा, क्या रेट में खरीदा वो भी दिख रहा। फिर हमने हमारे पास अगर कुछ बचा हुआ तो वो भी दिख रहा पड़ा हुआ। हाँ। तो यहाँ से आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, जैसे कोई आ जाए, आपको बल्क डील करना हो तो आप लास्ट का ट्रांजेक्शन देख सकते हो कि लास्ट 5-7 ट्रांजेक्शन हमने खरीदा, क्या भाव पड़ा, वो किस भाव बेचा हमने। तो खरीदने में भी आसानी रहती है, भाव डिसाइड करने में कि साहब लास्ट टाइम इतना खरीद एकदम इतना भाव कैसे हो जाएगा, मार्केट में तो है नहीं। और दूसरा बेचने में भी आपको ये रहेगा कि भाई क्या भाव करना है, आपको लग रहा है सेल कम हो रही, थोड़ा लेस कर दो, ठीक ठाक जा रही है तो जो प्राइस है वो रहने दो। ठीक है। ये स्टॉक समझी हुई हमारे, स्टॉक क्वेरी। डीबुक दोबारा चलें, डीबुक में चलते हैं।
रिकॉर्ड भी होती है इसलिए चलना पड़ेगा। ये देखो ये डे बुक आ गई। तो डे बुक में क्या, डे बुक में आपने जो ट्रांजेक्शन किए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन आपको दिखते हैं, डेबिट के डेबिट साइड, क्रेडिट के क्रेडिट साइड। अब डे बुक में कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, इसमें टोटल लगा नहीं आ रहा, आपको ये चेक करना है टोटल पेमेंट कितने की है। हम्म। तो इसमें एक शॉर्टकट की है आपकी, F4 बाउचर टाइप। आप यहाँ टाइप कर दो पेमेंट, सिर्फ पेमेंट के ट्रांजेक्शन दिखेंगे, और दिख रहे हैं क्या। फायदा क्या हुआ, पेमेंट पेमेंट दिख जाएंगे। तो आपको जैसे आपको सेल चेक करने हैं कि सेल कितनी हुई टोटल, एंटर मार दो, सिर्फ सेल सेल आएगी। एक तो लोगों के नाम भी आ गए, उनका अमाउंट भी आ गया, पूरी डिटेलिंग आ गई। ठीक है, आपको जनरल चेक करनी है, वो जनरल में कितनी एंट्री की, टैग कर दो जनरल, जनरल में 3 एंट्री की। ठीक है, आपको कॉन्ट्रा में चेक करना हो, कॉन्ट्रा में कितनी एंट्री थी, तो कॉन्ट्रा में जाएंगे। एक दो टोटल लग के भी आ रहा, प्लस एक वाउचर टाइप की कितनी एंट्री है वो भी आपके साथ में आ रही है। आप परचेज चेक कर लो, परचेज आएगा। तो देखो रिपोर्ट आपके सामने है, आप उसका मल्टीपल टाइप से यूज कर सकते हो, लेकिन यही है। अब एडवांस लर्निंग यही होती है, लोग बोलते हैं सर एडवांस सिखा दो, एडवांस क्या, एडवांस यही होता है। आपको मैंने डेवो को बता दी थी, तो वो डेवो के हिसाब उसमें हमने एंट्री की है वो दिख जाती है। हाँ। लेकिन एडवांस क्या, आप उसको सीक्वेंस में देख सकते हो, उसको इस तरीके से हम अरेंज करके देख सकते हैं, ये एडवांस रहता है। मेरे हिसाब से इतना ही होगा इसमें। कैश बुक, कैश बुक बैंक बुक लिखा, तो जितने भी आपके कैश के लेजर होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, जो बैंक के होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो कैश लेजर एक ही वजह पेटी कैश, बाकी वो उसका हमने पेमेंट कर दिया। तो देखो ये पेटी कैश के जो ट्रांजेक्शन हो, आप यहाँ से उसको प्रिंट भी कर सकते हो रिपोर्ट को, और देखना हो तो देख भी सकते हो। और उसके बाद आपने जो बैंक के आपके ट्रांजेक्शन थे, देखो बैंक के ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, SBI पे क्लिक करोगे तो SBI के ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज के ट्रांजेक्शन एक जगह आ रहे हैं, मतलब एक तरीके से लीजर हो गया ये, है कि नहीं। तो ये कैश बुक बैंक बुक हो गई, इनके द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारा गया कैसे, वो सब आपको डिटेल बताएगा, कॉलम वाइज। वो देख लो, हम रिपोर्ट को कॉलम के हिसाब से देख सकते हैं, तो वो कैसे देखेंगे भैया। हमने ले लिया, इसको हम देखते हैं डेली बेसिस पे। तो अच्छा ऊपर हो एंट्री, ये आ गया। अब अगर हमने डे बाई डे एंट्री होती तो वो डे बाई डे एंट्री बताता, इस तारीख में इतनी थी, इस तारीख में इतनी थी, क्या मतलब बैलेंस, जो बैलेंस है उसका किस तरीके से था, मतलब डेबिट कितना क्रेडिट कितना, वो बैलेंस कितना, वो डी वाइज आपको निकाल के देता है। कैश लेजर डेट, अब 2 कॉलम आ रहे हैं रिपोर्ट में, तो हमें आ गए पहले यहाँ पे। अब ये वाला प्रोसेस फॉलो करो। तो F12 में जाना है, F12 में हमें मिलेगा शो ट्रांजेक्शन टू, यस एक्सेप्ट द स्क्रीन। शो ट्रांजेक्शन नाम का बटन मिल रहा है, तो यहाँ और साथ में ये हमने इसको यस कर दिया, शो ट्रांजेक्शन। उसके बाद ये देखो दोनों आ गए एक तो, उसके बाद कैसे ने, अब देखते हैं कंट्रोल एन, नहीं कंट्रोल एन, अभी ओवरऑल ही बता रहा हूँ। इस पे एंटर मार देते हैं। अब देखिए दोनों का आ गया, ये पीटी कैश भी आ रहा है इसमें, और हमारा दूसरा वाला भी आ रहा है।
नहीं, डेली वाला तुमने कर ही रखा। तो इस तरीके से हम रिपोर्ट देख सकते हैं। तो एक जो सिंपल परचेज रजिस्टर हम कहाँ दिख पा रहे थे, डे बुक में जाके परचेज परचेज की टोटल एंट्रियां। लेकिन यहाँ जो परचेज रजिस्टर आएगा वो डिफरेंट टाइप का आएगा। गो टू में टाइप करेंगे परचेज रजिस्टर, इसी का जस्ट सेल रजिस्टर होता है। तो परचेज देख लेते हैं। ये आ गया परचेज रजिस्टर। तो परचेज रजिस्टर में जो भी हमने माल खरीदा उसकी जानकारी आती है। अब इसको अगर कॉलम वाइज देखोगे आप, कॉलम वर पे क्लिक किया, कंट्रोल, तो अभी तो हमने जीएसटी वगैरह की एंट्री की नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज में जीएसटी नंबर, जीएसटी हमने कितना पे किया, सीजीएसटी, एचजीएसटी, वो सारी डिटेल आ जाती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा परचेज रजिस्टर। इसी तरीके से सेल रजिस्टर चेक कर सकते हो, सेल रजिस्टर। मैनुअल जब अकाउंटिंग होती है तो आपको अलग से बनाने पड़ते सारे, लेकिन कंप्यूटराइज में एक भी आपको अलग से बनाएंगे। ये तो इतने सारे ऑप्शन है, अगर इसमें डिटेल भरी होगी तो हम इन ऑप्शनों को, डिटेल को दिख सकते हैं। अब जैसे इसमें जो यस है वो वहां दिख रहा, जो यस नहीं है वो नहीं दिख रहा। तो जो जीएसटी नंबर यस नहीं है, इसको यस कर दें। हालांकि है नहीं तो खाली आएगा, अगर होता तो उसमें तो जीएसटी नंबर आ रहा है, लेकिन वैल्यू नहीं आ रही, कुछ थी नहीं, कुछ डाली नहीं किसी में, किसी का जीएसटी नंबर। अब क्या, ये तो ये लेवल वन की रिपोर्ट। अब जे वाली रिपोर्ट है। अब इसको मैं जैसे ये तो प्रिंट निकालना हो, तो प्रिंट निकालने के लिए ऑल्ट पी दबाते हैं। क्या दबाते हैं, ऑल्ट पी। ऑल्ट पी दबा के करंट पे क्लिक कर देंगे, फैच होगा। नहीं तो आप ऑल्ट जैसे पी करंट पे क्लिक, फिर क्या होता है कुछ चेंजेस करना, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना आपको प्रिंट वगैरह में। ये प्रीव्यू दिख गया। आपको जूम करना हो, उसमें जूम पे क्लिक कर दो, ये जूम हो गया। ठीक है। एस्केप की दबा दो, बैक आ जाओ। और अगर प्रिंटर अटैच है तो यहाँ पे क्लिक कर दो। और अगर प्रिंट सिलेक्ट नहीं है प्रिंटर, तो यहाँ से जाके देखो, मेरा इसमें कर रखा माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, मतलब पीडीएफ बनाने के लिए कर रहा था। तो मेरी पीडीएफ बनती है, प्रिंट नहीं निकले, मैं बाद में निकाल सकता हूँ। और मुझे प्रिंटर चेंज करना है यहाँ से, तो देखो यहाँ दे रहेगा F6 प्रिंटर। यहाँ पे आप अगर प्रिंटर है उसका नाम आ जाएगा जो इंस्टॉल होगा। देखो ये मेरे पास दो तीन प्रिंटर इंस्टॉल है, मैं जिसपे एंटर मार दूंगा उसके बाद जब प्रिंट दूंगा तो वो प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे में ये सिलेक्ट है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा, तो मैंने जो माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ कर रखा तो पीडीएफ बना के दिखा देता हूँ। चलो डोरा, तुम्हारा सील रजिस्टर प्रिंट हो जाएगा। अब जिसको देखना हो तो कर लेते हैं डाउनलोड यहाँ पे। मैं चैप्टर स्टार्ट कर, मेल कर लूँ कुछ भी। मतलब पहले जगह पर एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये तैयार हो गया। तो रिकॉर्ड करके जो अकाउंटिंग थी ना वो जीएसटी सीख रहे हैं, इनकम टैक्स, तो क्या दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वो